नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे खास प्रोग्राम लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम के खास मेहमान से आपका परिचय करवाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद हैं भरत खंडेलवाल, जो कि एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स कोचिंग के डायरेक्टर हैं। भरत खंडेलवाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रितु जी। भरत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक शिक्षक हैं आप और अपने कोचिंग संस्था के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। साथ ही आपका सफर कैसा रहा, शिक्षक आप कैसे बने, इस बारे में भी बताइए। जी, एक्चुअली क्या है कि लगभग मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में 22 साल के आसपास हो गए। जी। एक्चुअली क्या है, मेरे पिताजी आईआरएस थे, तो वो चाहते थे कि अगर सर्विस करनी है तो नॉट लेस देन आईपीएस और आईआरएस आईएएस जी। आईएएस। मैंने केमिस्ट्री से जो एमएससी किया था वो 1998 में किया था। वो उसमें साइंस कॉलेज से किया था और उसमें मतलब मेरे सब सर्वाधिक अंक थे एमएससी में केमिस्ट्री में, इसलिए गोल्ड मेडल से मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद मेरे को एक्चुअली ये था कि केमिस्ट्री में मुझे बड़ा आनंद आता था, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, तो इसलिए मैं इसमें आया जी। ये मेरा पैशन रहा जी। और बेसिकली क्या था कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने चूज़ किया कि इसका अध्यापन किया जाए तो बेटर रहेगा, अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी और बेसिकली लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर और डॉक्टर्स बना पाएंगे। तो विगत 23 साल में, लगभग 23 साल में हज़ारों मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिसमें से जो आईआईटी कॉलेज वगैरह और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस एम्स वगैरह में हैं। रिसेंट भी ईयर्स में भी एम्स और आईआईटी में जा रहे हैं बच्चे जी। और कई बच्चे तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह में वर्क कर रहे हैं। मेरे को नाम भी याद है, जैसे सौरभ सिंह भदौरिया माइक्रोसॉफ्ट में हैं, विवेक गौतम लंदन में एक बड़ी बैंक में बड़ी पद पे है, एक रश्मि गुप्ता थी MANIT टॉपर थी, वो आजकल कलेक्टर है, उसने जी। तो आईएएस किया और बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह भी हैं। जैसे यहाँ की बात करूँ तो एक अमोल सिंघल हैं, वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रोहित खंडेलवाल हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जी। लंग्स वगैरह के लिए बात करूँ, पल्मोलॉजिस्ट तो डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जी, बिल्कुल भरत जी, एक बेहद अच्छी बात आपने बताई कि ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं और अपना योगदान भी दे रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया, आपके पिता एक आईआरएस ऑफिसर थे, उसके बावजूद टीचर बनना, कैसे आप इंस्पायर हुए कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य बनाना है? क्योंकि शिक्षक एक ऐसा इंसान होता है, सबसे महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि हमारे माता पिता के समान होते हैं, जो हमारे जीवन में हमें गाइडेंस देते हैं, इसके साथ ही पढ़ाई में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो आपने ये फैसला कैसे लिया? अब मेरे को एक्चुअली क्या है कि टीचिंग में मज़ा आता था, ये मेरा पैशन है। केमिस्ट्री पढ़ाने में मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर मैंने सोचा, और फिर बच्चे जब डॉक्टर्स इंजीनियर बन के आते थे, पैर छूते थे, मिठाई खिलाते थे, तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा आपने पूरी एक संसार जीत लिया है, जंग जीत लिया है, कुछ ऐसा फील होने लग गया। और फिर कई आईएएस आईपीएस के बच्चे आते थे, जजेस की लड़कियां आती थीं, तो मुझे लगा इतना मान सम्मान तो आईएएस आईआरएस में भी नहीं मिलने वाला जितना इसमें मिल रहा है, और थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता था, तो सारी चीज़ें अच्छी रहीं।
जी, बिल्कुल। साथ ही भरत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कितने साल हो चुके हैं हाँ आपकी संस्था को? केमिस्ट्री जी कॉन्सेप्ट से संस्था आप चला रहे हैं। साथ ही अपने संस्था के बारे में और विस्तार से जानकारी हमें दीजिए, और आपके अभी जी कितने बच्चों को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं? अभी भी लगभग 1000 के आसपास बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड पे जुड़े हुए हैं। जब जी, से कोरोना शुरू हुआ तब से अपन ने ऑनलाइन मोड भी स्टार्ट कर दिया था। तो अपना गूगल प्ले पे ऐप बना हुआ है, केमिस्ट्री कंसेप्ट बाई भरत खंडेलवाल। तो दिल्ली, मुंबई, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, आसपास के जो रीजन है, देवास, इंदौर में भी एक दो बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और बेसिकली ये था उसमें कि 23 साल से जो जर्नी शुरू हुई वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए हुई। अब बच्चों का ये कर दिया है अपन ने कि 11th से और 12th से ही बच्चों को सही रूप में गाइड करते हैं, उनको टीच करते हैं, जी, उनके बेस क्लियर करते हैं, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए नीट और आईआईटी एग्जाम्स वगैरह देने में। जी। साथ ही भरत जी, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम तो भी 11th जानते हैं प्लस कि कंपटीशन और 12th जी, प्लस कंपटीशन। जी जी, बिल्कुल। हम भी जानते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज आज के समय में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपकी संस्था क्या करती है? किस तरह के लैब आपके संस्था में, और बच्चों के लिए कितने टीचर्स उपलब्ध हैं? हाँ, देखिए जो केमिस्ट्री है उसमें जी, विशेषज्ञ के रूप में तो मैं ही मतलब पढ़ाता हूँ। उसमें अपन सेकेंडरी टीचर्स को डायरेक्ट क्लास में इंट्रोड्यूस जी, नहीं करते। वो बेसिकली कभी जैसे कॉपी चेक करने के लिए काम आ सकते हैं, या बेसिकली कुछ डाउट आउट बताने में। हालांकि डाउट भी मैं ही क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। जहाँ तक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच में अपन ये करते हैं कि जो भी स्कूल्स में जो भी स्कूल्स में प्रैक्टिकल वगैरह सिखाए जाते हैं उनको अपन बोर्ड पे करके भी बताते हैं। और कुछ चीज़ों के जैसे चौक के डिब्बे हो गए उससे बताया, और छोटी मोटी लैब का बस रखा है। और कई चीज़ें थोड़ा सा अपीरियंस रखते हैं, लेकिन जो लेबोरेटरी की चीज़ें हैं वो सारी उनको बताई जाती हैं। हुँ, और डिफरेंट कॉलेजेस का उपयोग करके उनकी लेबोरेटरी में वो सब चीज़ें की जाएंगी। जी, बिल्कुल। साथ ही भरत जी, देखिए अगर हम क्योंकि संस्थाओं की केमिकल बात से करें, संबंधित है, वो डेंजरस भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि सावधानी के साथ यूज़ भी किए जा सकें। भरत जी, हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद से ऑनलाइन मोड में कक्षाएँ लगने लगी हैं, और बच्चे भी काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ऑनलाइन मोड में क्लास लगाना सही है? क्योंकि आपने भी बताया कि क्लास लगाई जाती है, कुछ बच्चे हैं जो संस्था में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते, दूसरे शहरों से क्लासेस लेते हैं। उन बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएँ रहती हैं? बिल्कुल। उन बच्चों के लिए क्या करते हैं, जो मेरा ऑनलाइन ऐप बना हुआ है वो उसमें एनरोल कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से ही उनको ऑनलाइन लाइव क्लासेस करते हैं। ऊपर से रिकॉर्डेड क्लासेस भी उन्हीं के ऐप पे डाल दी जाती हैं। और असाइनमेंट सेक्शन में उनको यहाँ से ही कंप्यूटराइज्ड नोट्स वगैरह सेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये बात है कि ऑनलाइन में वो फील नहीं आती जो ऑफलाइन की बात है। जी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो तो बेसिकली सरवाइव कर जाते हैं हर मोड में। हुँ, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, वो तो जब तक टीचर से आमने सामने बात ना करें या उनके डाउट सॉल्व ना करें तब तक वो क्लियर नहीं हो पाता। जी, बिल्कुल। भरत जी, साथ ही देखिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे अपना अपना टाइम मैनेज करके चलें, अपना एक रूटीन बनाएँ, उसके जी, अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। आप टाइम मैनेजमेंट की क्या महत्वता देखते हैं आज के समय में, और बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का तो सबसे इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर वो टाइम, जो भी विद्यार्थी गण हैं अगर टाइम को मैनेज नहीं करेंगे और प्रॉपरली हर काम टाइम पे नहीं करेंगे तो वो बहुत पिछड़ जाएंगे। आजकल तो टाइम का ही बहुत खास है। जैसे सुबह वो कितने बजे उठते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना लेबर करते हैं, और थोड़ा सा खाने पीने में समय निकालते हैं या थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें बैलेंस रखनी होगी। ऐसा नहीं कि पता लगा एक ही दिन में उन्होंने दो दो मूवी देखी या टैब चलाए या कोई कंप्यूटर गेम में लग गए, तो फिर पढ़ाई का वो टाइम बिगड़ जाता है। और इतना ज़्यादा सिलेबस है मेडिकल इंजीनियरिंग का कि वो रिवाइज ही प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे क्लासेस के बाद। जी,
बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट देखकर बच्चे चले, लेकिन इस समय हम देखते हैं भरत जी, स्टूडेंट्स पर उम्मीदों का, अपेक्षाओं का ज़बरदस्त दबाव रहता है कि कितने परसेंटेज लाने हैं, कितना स्कोर करना है। तो ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे बच्चे स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने आप को फ्री रख सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें। आजकल के बच्चे क्या हैं कि बहुत जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, उनकी टॉलरेंस पावर भी कम है। तो थोड़ा सुबह योग वोग कर लें। मैं ये नहीं कहता योग में वो आधा एक घंटा व्यतीत करें, थोड़ा सा 10 मिनट का योग करें, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें। और शुरू में जो पेरेंट्स कहते थे, अपने बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह जल्दी उठें, उस समय सरस्वती जी बैठी रहती हैं या सब, तो बेसिकली उनका लॉजिक ये था, साइंटिफिक लॉजिक था कि सुबह जब उठते हैं तो पोल्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं होता, अपन को फ्रेश एयर मिलती है और ऑक्सीजन अपने आप अंदर जाती है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रेन तक जाता है और उससे अपन को जल्दी याद होता है। और जल्दी याद होता है, जो चीज़ अपन को 2 घंटे में याद होती है उसको 15 मिनट में ही अपन याद कर सकते हैं। तो सुबह थोड़ा उठें और सोएं अच्छे से। बहुत सारे बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या ऐसी कोचिंगों को ज्वाइन कर लेते हैं जो सुबह शाम MWF में, TTS में, मतलब MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे एक ही सब्जेक्ट के लिए बार बार बुलाते हैं, उन्हें हैरान परेशान करते रहते हैं। उससे क्या होता है, उनको सेल्फ टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो प्रेशर ना लें, उसके स्ट्रेस के लिए नींद अच्छी लें। ये डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, कम से कम 8 घंटे की नींद लें। 10-15 मिनट का योग करें, थोड़ी सी वॉक करें, पेरेंट्स से हंसी मजाक करें, अपने दोस्तों से हंसी मजाक, और बाकी समय पढ़ाई में दें जब तक अपना गोल अचीव नहीं करता। जी बिल्कुल, यानी कि अपनी पढ़ाई और अपनी और एक्टिविटीज, ये ध्यान रखें कि डिप्रेशन में कभी ना आए। बिल्कुल अपनी पढ़ाई और अपनी एक्टिविटीज़ करते करते अपनी पढ़ाई को आगे रखें। लेकिन साथ में हम देखते हैं, देखिए बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों की सफलता में। ऐसे में काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो आप बच्चों की काउंसलिंग कैसे करते हैं? साथ ही साथ पेरेंट्स से मिलना भी बेहद ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी है कि उनका बच्चा पढ़ाई में कैसा है, उनके बच्चे का नेचर क्या है, वो घर जाकर पढ़ाई में कितना समय देता है। तो ऐसे में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं? पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए जब भी पेरेंट्स वगैरह मिलने आते हैं तो उनको ये सबसे पहले बताया जाता है कि भाई हम भी इसी एज से गुजरे हैं, अपन लोग डायरेक्ट तो पैदा नहीं हो गए हवा से, ऐसा तो नहीं है। तो वो बच्चे पेरेंट्स का है, ज़रूरत से ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा टारगेट दे रखा है पेरेंट्स ने, जबकि उन पेरेंट्स ने, कई बच्चों के पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया पर अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जी तो इतना ना करें। ये नहीं होता है कि मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई। मोदी जी भी परीक्षा पे चर्चा में बताते हैं कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और भी लाइन्स हैं, कई और भी लाइन्स हैं। तो पेरेंट्स को ये समझाया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप प्रेशराइज ना करें, बच्चे को करने दें, ग्रूम होने दें, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा थोड़ा वो पढ़े, धीरे धीरे उसको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट लाएं। उनको बताते हैं कि धीरे धीरे करें तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेशराइज करेंगे बच्चों को अननेसेसरली कि बेटा तू पढ़ा 24 घंटे पढ़, और कई तो टीचर्स और पेरेंट्स का ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, कहते हैं 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जो कि बिल्कुल, अब बताओ कैसे कोई करेगा? तो है ना, वो तो पागल सा हो जाता है फिर बच्चा, ऐसे नहीं करना चाहिए। जी तो पेरेंट्स को समझाया जाता है कि भैया आप लोग भी हैं, अपन ने भी जी है ज़िंदगी, लाइफ को सिंपल वे में चलने दें। थोड़ा सा बच्चा अगर खेलकूद के प्रति है या टीवी भी देखता है तो देखने दें, लेट देम डू, बच्चों को करने दें जो करना चाहते हैं, और जिससे उसका माइंड फर्टाइल हो। और जब वो पढ़े तो वो जो चीज़ 2-4 घंटे में याद करता है वो 15 मिनट में, हर चीज़ में मतलब बच्चे को साथ दें, है ना, कोई चीज़ साथ देना चाहिए, उसको प्रेज करना चाहिए। कम नंबर भी आए तो उसको बताएं कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि बच्चों को समझें और लगातार उन्हें मोटिवेट भी करते रहें। साथ ही अगर बंसल समूह की बात करें, देखिए बंसल समूह लगातार यही प्रयास कर रहा है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके। सब पढ़ें के नारे के साथ बंसल समूह भी लगातार आगे बढ़ रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं?
बहुत अच्छा योगदान है इनका, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी अभी हमने देखा कि उन्होंने भोपाल में कमलापति स्टेशन भी उन्होंने पूरी तरह से डेवलप किया है। अब ग्वालियर का भी करने वाले हैं। उनके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन को एम्फेसिस करते हैं। जो हमारे केमिस्ट्री कंसेप्ट्स का नारा है कि आईआईटी मेडिकल के लिए कि क्वालिटी टीचिंग इज़ द बेस्ट, वो भी करते हैं। बंसल वाले भी क्वालिटी को इन्फेसाइज करते हैं और उसी वजह से बच्चे अच्छे अच्छे जॉब में जा रहे हैं। बड़े बड़े पैकेज उनको मिल रहे हैं, लगभग 40 लाख, 42 लाख, 50 लाख के उनके पैकेजेस मिल रहे हैं। तो इट इज़ वेरी गुड। और हम तो चाहते हैं बंसल ग्रुप का कॉलेज ग्वालियर में भी खुले, क्योंकि हम लोग तो ग्वालियर के हैं और वो बंसल इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर में है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी हो ऐसा। जी बिल्कुल, बेहद अच्छी बात आपने कही सर। लेकिन आजकल हम देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन आप कैसे देना चाहते हैं, क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें किस फील्ड में आगे बढ़ना है। ऐसे में जॉब सिक्योरिटी बच्चों को कैसे मिले, इस बारे में आप बच्चों को कैसे समझाते हैं? और साथ ही साथ एग्जाम्स भी करीब हैं, 12th के एग्जाम्स करीब हैं, ऐसे में बच्चों के लिए किस तरह से स्पेशल तैयारियाँ कराई जा रही हैं, किस तरह से रिविजन कराया जा रहा है? हाँ, अब बच्चों के लिए कहा जाता है कि भाई बोर्ड के एग्ज़ाम पास में हैं, तो आप लोग क्या है कि कुछ भी नया पढ़ने के चक्कर में ना रहें और अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करें। क्योंकि जो ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड वगैरह जो मेनली एप्लीकेबल है उसमें एनसीईआरटी तो चलती है। इवन अपने मध्य प्रदेश बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी की बुक्स ही चलती हैं, तो वो उतना सफिशिएंट होता है। ज़रूरत से ज़्यादा पे अब ना जाएं, उसको रिवाइज करें और जो चीज़ नहीं आती वो अपने टीचर से, कंसर्न टीचर से पूछें। रहा बात जॉब सिक्योरिटी की, तो 12th के बाद तो मैं बच्चों से कहता हूँ बेटा अभी ज़्यादा जल्दी की चक्कर में ना पड़ें, कम से कम ग्रेजुएशन इज़ मस्ट। किसी भी फील्ड में जाना हो, जहाँ आपकी इच्छा हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, डॉक्टर बनना है या कुछ और भी फील्ड में जाना है, तो पहले प्रॉपर 12th को अच्छे स्कोर से पास करें और फिर अच्छे कॉलेजेस वगैरह से अपन ग्रेजुएशन भी करें। जैसे आपका प्राइवेट कॉलेजेस में बंसल कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेजेस वो भी बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही भरत जी देखिए, हम देखते हैं कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कई बच्चे जिन्हें सफलता नहीं मिलती डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए कमज़ोर बच्चों के लिए आप क्या एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते हैं? कई बच्चे रहते हैं जिन्हें पढ़ाई तो कर लिए लेकिन कई बार डाउट्स रहते हैं, तो डाउट क्लियर करने के लिए भी क्या एक्स्ट्रा क्लासेस आप लगाते हैं? जी जी, डाउट क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, जो बहुत बड़ी नहीं होती, वो हाफ एन आवर की होती है। और जो बच्चों के आपने बताया कि जो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, उनके लिए तो मैं कई बार कहता हूँ बेटा चिंता नहीं करो, अपन पुरानी कहावतों पे नहीं, नई कहावतों पे ध्यान रखेंगे कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अभी क्यों टेंशन लेता है, अभी तो अपन को जीना है बरसों। जी बिल्कुल। साथ ही देखिए तो टेंशन नहीं लेना है, उनको खुश करके और कैसे भी करके उनको मोटिवेट किया जाता है। जी बिल्कुल। साथ ही भरत जी ये भी बताइए, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं आज के दौर में, वर्तमान दौर में टेक्निकल एजुकेशन की क्या महत्वता आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह। क्योंकि भाई अब तो इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा आगे बजट दिया जा रहा है। इंडिया बहुत डेवलपिंग है तेज़ी से और डेवलप कंट्री बनने की ओर है। तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। कई इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रोन पे वर्क कर रहे हैं, नए नए तरीके के ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन इंजीनियरिंग शुरू हो गई। और मैं तो चाहूँगा बंसल ग्रुप से कि भाई वो भी एक दो नई ब्रांच और खोलें इसमें, जैसे ड्रोन पे वर्क करने लग जाएं, ठीक है। और ड्रोन इंजीनियरिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि उनके बंसल कॉलेज में काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो उन ब्रांचेज में तो पढ़ ही रहे हैं, और भी नई नई ब्रांचेज शुरुआत करें जिससे अपना मध्य प्रदेश पूरा बेनिफिट हो और फिर पूरे देश के लिए बेनिफिट मिले और अपने यहाँ के लोग जाएं और पूरे वर्ल्ड में नाम कमाएं। जी बिल्कुल। भरत जी अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए बच्चों के एग्ज़ाम्स करीब हैं, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स आपकी कोचिंग संस्था का नाम है, ऐसे में बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस कैसे करें? अंतिम संदेश क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि बेटा सभी सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं, उनको बैलेंस करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। और जैसे मान लें वो इंजीनियरिंग और या मेडिकल के हैं तो केमिस्ट्री के साथ कभी बायो पढ़ लें, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ लें, फिर
ऐसे ही फिजिक्स के साथ बायो पढ़ लें। ऐसा ना करें कि दो जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं वो दो सब्जेक्ट एक साथ ना पढ़ें और एनसीईआरटी पे फोकस करें। कुछ पुराने सैम्पल पेपर्स लगाएं, पुराने बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसको देखें, उससे पता लग जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो कह रहा हूँ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर 10 से 15 साल के लगा लेंगे वो, तो इट इज़ मोर देन इनफ। 80% से ज़्यादा स्कोर करेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उनको। जी बिल्कुल भरत जी, बेहद अच्छी बात आपने बताई हमारे दर्शकों को और उन तमाम बच्चों को कि कैसे वो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स कोचिंग के डायरेक्टर भरत खंडेलवाल जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू रितु जी, थैंक यू रितु सिंह जी, वेरी थैंक यू। तो आज हमने जाना कि कैसे अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, करियर से जुड़े हुए जो भी डाउट हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।